आपकी पर्सनालिटी में जो मैंने डाउन टू अर्थ का जो अनुभव किया है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बावजूद आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर आकर आप अपने जीवन की सच्चाई सबके साथ साझा कर रहे हैं कि कैसे संकेत जी ने आपको मोटिवेट किया, कैसे आपको अपने जीवन में एक किक मिली। वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो माहौल, जो दुनिया हमारे आसपास मौजूद है, वो सब फरेबी है वो सब झूठ के एक चेहरे के पीछे छुपे हुए हैं। तो वाकई में ये आपके अंदर बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। मैं भगवान जी से हमेशा ये दुआ करूंगी कि इसी प्रकार से आप उन्नति और प्रगति करते रहें। और इस मीटिंग में आने वाले हर एक सदस्य को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम डे 4 पर पहुंच गए हैं। डे 4 बहुत ही अहम डिस्कशन है। आप सबको एक बार फिर से याद दिला रही हूं, अगर आपका कोई साथी इस मीटिंग में अभी तक नहीं आया, प्लीज उन्हें कॉल कर लीजिए, उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि आज हम कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वाकई में बहुत गंभीर है और जिसके बारे में नॉलेज होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसीलिए मैं आप सबको बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कॉलिंग कर लीजिए, सबको बुला लीजिए, ताकि हम आज की चर्चा की शुरुआत कर सकें। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि किस प्रकार गामा ओरिजिनॉल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम में एक बड़ा रोल अदा करता है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल को अभिषेक सर ने अभी संजीवनी बूटी का नाम दिया है, जो कि वाकई में बिल्कुल सही है। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को अगर हम लगातार लंबे समय तक अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते रहें, तो बहुत सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। कैंसर के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। कैंसर बेसिकली क्या है? देखिए, ये एक जरूर गंभीर समस्या है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमने ये धारणा बना ली है कि कैंसर का अंत हमेशा दुखद होता है। कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग में ये भय पैदा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसे जीता जा सकता है अपने मनोबल के सहारे, जिसको ओवरकम किया जा सकता है, जिससे जिससे फाइट किया जा सकता है। अगर आप मानसिक तौर पर समृद्ध हैं, अगर आपकी मानसिक कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हैं, आप जैसे अभी सर पॉजिटिविटी की चर्चा कर रहे थे, अगर आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी का अनुभव करते हैं, तो किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आपकी पॉजिटिविटी के आगे छोटी पड़ जाती है। तो कैंसर से भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इसे जानने की, इसे समझने की कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये हमारे शरीर में पैदा होता है, कौन सा प्रोसेस है, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ज्यादातर हमें अपने बड़े बुजुर्गों ने भी अक्सर ये बात कही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव में ही बेहतरी है। तो बचाव करना, अगर हमें नॉलेज है और फिर हम उसका पालन ना करें, तो ये गलत बात रहेगी। लेकिन अगर हमें नॉलेज है और उसको फॉलो करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि पेपर पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको वाकई में बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, कैंसर से सब लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो इलाज है, जो इलाजों का प्रोसेस है, कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ, ये बहुत दर्दनाक है, ये बहुत पेनफुल है। इसलिए इनसे इससे इस बीमारी से डरा जाता है। लेकिन कहीं अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे तो पूरे परिवार में, बड़े बुजुर्गों में कहीं पर भी ये समस्या नहीं आई है, तो ये अश्योरिटी है कि मुझे भी ये समस्या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी हस्तियां जो अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे जीवन शैली के साथ जीवन को बिताती हैं, उन सब को भी इस बीमारी ने घेर लिया था। नरगिस दत्त को पैनक्रियाटिक कैंसर था, ऋषि कपूर जी को ल्यूकेमिया था, और इरफान खान जी को भी बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था।
ऐसा नहीं है, मैं दोबारा दोहराना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि इससे जीता नहीं जा सकता। आपके सामने कुछ मात्र शक्तियां हैं जिन्होंने इस गंभीर बीमारी को ओवरकम किया है, जिन्होंने इस गंभीर बीमारी को जीता है। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लीजा रे आज भी ये इस समस्या को फाइट कर रही हैं, इसके साथ अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रही हैं। तो इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है जानकारी की। अगर आईसीएमआर की रिपोर्ट के बारे में मैं चर्चा करूं, आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उनका ये कहना है कि आज के समय में जो भारत में सिनारियो है, हर 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर की समस्या हो सकती है। हर 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर की समस्या है। और अगर इसकी तरफ ध्यान ना दिया गया, अगर इसको तवज्जो से ना हैंडल किया गया, तो आने वाले 5 सालों में ये परसेंटेज 12% बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर एक गहरी सांस लेकर आप ये सोचिए कि आपके सोशल सर्कल में कितने लोग हैं। ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के सोशल सर्कल में कम से कम 100 से 150 लोग होंगे। अब उन 150 लोगों में से हर 8वां सदस्य कैंसर का मरीज होगा। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है, कितनी गंभीर सिचुएशन है। इसको हैंडल करना है, इसके बारे में जानकारी फैलानी है, सबको इसके बारे में बताना है, अवेयरनेस पैदा करनी है इसकी। कैंसर है क्या? बेसिकली कैंसर क्या है? बेसिकली हम सब ये जानते हैं, आरसीएम परिवार अब ये बहुत अच्छे से जान गया है कि हर एक मानव, हर एक मनुष्य जिसकी सांस चल रही है, जो जीवित है, उसके अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि ये कैंसर सेल्स एक न्यूट्रलाइज्ड पोजीशन में होते हैं, एक गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि इन्हें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचती, इन्हें ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती। लेकिन जैसे ही इन सेल्स को ब्लड की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो जाती है, उसी वक्त ये कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। आपके सामने एक पिक्चर के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। ये जो 3 सेल्स हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं। इन सेल्स को जैसे ही ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हुई, जिस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है, एंजियोजेनेसिस जैसे ही शुरू होता है, उसी समय ये कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। और ये इस हिसाब से ग्रो करते हैं कि इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इस एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा गंभीर या खतरनाक कहा जा सकता है। लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेसेस को एक पुश मिलता है, इनको एक सपोर्ट मिलती है एंजियोजेनेसिस को, और ये ब्लड सप्लाई उन सेल्स तक पहुंचने लगती है। ये वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनको हम कंट्रोल करें? देखिए, 2 प्रकार के फैक्टर्स की डिस्कशंस आज मैं करूंगी। पहला सूची वो होगी जो मैनेजेबल होंगे, यानी कि जो आपके हाथ में मैनेजेबल है। दूसरी सूची वो होगी जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, सभी फैक्टर्स को डील करने के लिए, सभी फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए मैं आपको इलाज भी बताकर जाऊंगी। सबसे पहले मुझे इस मीटिंग में उपस्थित हर एक व्यक्ति से वादा चाहिए, मुझे हर एक व्यक्ति से प्रॉमिस चाहिए कि जो कोई भी इस मीटिंग को सुन रहा है, वो सभी चीजें अच्छे से नोट करेगा और नोट करने के बाद उन्हें अपने जीवन में फॉलो करेगा। क्योंकि कैंसर की समस्या सिर्फ प्रिवेंशन से बच सकती है, नहीं तो नहीं। तो आप सब से मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग, जो भी आज मैं आपसे डिस्कशंस करने जा रही हूं, इन पॉइंट्स को, इन फैक्टर्स को आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और उन्हें अपने जीवन में धारने की कोशिश करेंगे। पहला फैक्टर जो आपके हाथ में है, वो है सिगरेट और तंबाकू का सेवन।
आप सब लोग ये चीज मानते हैं, जो भी व्यक्ति सिगरेट या फिर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, आप सब लोग ये मानते हैं कि इनके पैकेट्स के ऊपर बड़ी 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 ही भयानक पिक्चर्स बनी रहती हैं। उन पिक्चर्स को देखकर वाकई में हौसला नहीं होता इन चीजों का इस्तेमाल करने का। लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करने से सीधे तौर पर आपके शरीर में कैंसर का खतरा पैदा होता है। क्या आप लोग जानते हैं, जितनी भी मृत्यु टोटल कैंसर के मरीजों की होती हैं, उनमें से 32% लोग वो होते हैं जो सिगरेट, तंबाकू और शराब का सेवन करते हैं। तो इस एक आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदत आपका शरीर खराब करने की बजाय आपको आपकी सेहत को डैमेज करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। दूसरी आदत है अल्कोहल कंजम्पशन, शराब का सेवन करना। देखिए, मैं बार बार अपनी इन ट्रेनिंग्स में इस बात की चर्चा अक्सर करती रहती हूँ कि शराब, सिगरेट, तंबाकू जितने भी नशे हैं, इनको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनका जीरो फायदा आपके जीवन में होता है। जीरो फायदा, बल्कि आपकी सेहत को वो खराब करती है, डैमेज करती है। देखिए, जो शराब जब हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है, तब एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। ये एसिटल्डिहाइड सीधी तौर पर कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक शब्द मैं जहां भी इस्तेमाल कर रही हूं, कार्सिनोजेनिक का मतलब कि इसकी वजह से कैंसर पैदा हो सकता है। कैंसर को शुरुआत करने में या कैंसर ग्रस्त बनाने में आपको जो भी तत्व काम करते हैं, उनको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। अगर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की चर्चा करूं, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने इस बात की पुष्टि की है कि देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस दैट ड्रिंकिंग अल्कोहल रेजेस योर रिस्क ऑफ सेवरल कैंसर्स। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे प्रकार के कैंसर्स पैदा हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेट बंद भोजन, छोड़ दीजिए इन्हें, इनसे तौबा कर लीजिए। अगर आपकी कमजोरी है तो धीरे धीरे इसे कम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस्ड फूड हैं, ये भी न जाने कितने प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स, न जाने कितने प्रकार के केमिकल्स मिलाकर बनाए जाते हैं, ताकि कितने महीनों तक ये चीजें सही रहें। कभी आपने अपने घर में बनी हुई ताजी सब्जी को 4 दिन बाद खाया है? नहीं खाते। वो तो हमारे घर में बिल्कुल शुद्धता से बनी हुई है, क्योंकि वो खराब हो जाती है। वहीं पर हम बाहर जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर, न जाने कितने पुराने पुराने चीजें बनी हुई, जो कि वो पहले से बनाकर रख लेते हैं रेस्टोरेंट्स में, कि ऑर्डर आएगा तो झट से गर्म करके दे देंगे, उन चीजों का उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा, बाहर भोजन करने के बाद अगले दिन आपका पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भोजन घर में बन रहा है, शुद्धता से बन रहा है, उसका कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। ये जो पैकेट बंद भोजन है, इन सब में न जाने किस किस प्रकार के केमिकल्स डाले होते हैं, जिसकी वजह से ये महीनों भर चीज वैसी की वैसी रहती है। और अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मैं चर्चा करूं, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, उनका ये कहना है कि जो रेड बीफ है, जो लाल मांस जिसे कहा जाता है, उसका सेवन सीधे तौर पर हमारे शरीर पर कैंसरस इफेक्ट करता है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि प्लांट बेस्ड डाइट का भोजन को उपयोग कीजिए, इसको अपने जीवन में धारिए। प्लांट बेस्ड डाइट आपको सिर्फ शुद्धता और सिर्फ पौष्टिकता ही देता है। चौथा फैक्टर जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी सेहत पर, वह है आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी।
आपको अपने जीवन में चलते फिरते रहना है, बिस्तर पर बैठकर, घर पर बैठे हैं तो बिस्तर पर हैं, और दफ्तर में गए तो कुर्सी पर हैं, घर पर फिर से वापस आए फिर बेड के ऊपर बैठ गए। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल से हमें पीछा छुड़ाना है। हमें अपने जीवन में अपने लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। चाहे आप वॉक कीजिए, जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि फिजिकली एक्टिव होने से भी हमारे शरीर में जो ताकत है, जो हमारा मोराल है, कॉन्फिडेंस है, वो बना रहता है। तो अब तक हमने जो 4 फैक्टर्स की बात की, स्मोकिंग और टबैको, अल्कोहल, उसके बाद पैकेज्ड फूड्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब आपके हाथ में है। इन सब के लिए मुझे आपसे वादा चाहिए कि आप सब लोग धीरे धीरे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप सभी बुरी आदतों को आज ही इसी क्षण से छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली इफेक्ट करेगा। लेकिन धीरे धीरे एक लिस्ट बना लीजिए और इसको अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे ये लाइफस्टाइल अपनाना है, मुझे ये बुरी आदतें छोड़नी है। अपने आप को एक तय सीमा दीजिए, इतनी तारीख तक मैं इस आदत से बिल्कुल पीछा छुड़वा लूंगा, और आप डेफिनेटली कर पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये 4 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सब आपके अपने हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, ये मैनेजेबल है, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन 4 आदतों को फॉलो करने लगेंगे, इन 4 आदतों को अपने जीवन में से निकाल देंगे, अपना जीवन को अपडेट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं कैंसर की संभावनाएं कम होने लगेंगी आपके जीवन में, क्योंकि हम सबके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद है। अब RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come